नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में हम महाराजा मानसिंह और मुगल सहयोग के संबंध में अध्ययन करेंगे। महाराजा मानसिंह आमेर के कछवाहा शासक थे और जयपुर राजस्थान के राजपूत राज्य में प्रथम था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यह सहयोग आमेर का मुगल साम्राज्य के साथ आमेर के कछवाहा राजवंश के लिए इतना फलप्रद साबित हुआ कि उसने उसे राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजपूत राज्य बना दिया और यह प्रमुखता उसकी अंग्रेजों के समय में भी चलती रही और इसी प्रमुखता के कारण स्वतंत्रता के पश्चात वह राजस्थान की राजधानी के रूप में पदासीन हुआ। आमेर के इस राजवंश का संक्षिप्त परिचय से प्रारंभ करके हम मानसिंह के द्वारा किए जाने वाले अकबर के प्रति सहयोग का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम का एक अध्याय है। कुशवाहा अथवा कछवाहा जैसा कि इन्हें जाना जाता है, ग्वालियर से राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर दौसा टोंक क्षेत्रों को मिलाकर ढूंढाड़ क्षेत्र बनता है राजस्थान में। यहाँ पर 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर्वप्रथम तेजकरण अथवा दुलह राय के द्वारा दौसा को अपनी राजधानी बनाकर अपना राज्य स्थापित करने से कछवाहा वंश की परंपरा का राजस्थान में आगाज होता है। रामजी के पुत्र राम से अपने आप को संबंधित करने के कारण ये कुशवाहा कहलाते हैं। कच्छपक नामक जाति का विनाश करने के कारण कच्छप घात और उसका अपभ्रंश कछवाहा कहलाते हैं और कच्छप वाहिनी देवी इनकी कुल देवी मानी जाने के कारण भी ये कछवाहा कहलाते हैं। दौसा इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। विजय करते करते ये आमेर की तरफ बढ़े और कोकिल के द्वारा आमेर को जीतकर मीणाओं से जीतकर उसे राजधानी बनाया गया, जो कि 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना होने तक इनकी राजधानी बनी रही। अपने स्थापना के पश्चात यह अपने आंतरिक द्वंद्वों में ही उलझे रहे। मेवाड़ के गुहिल राजवंश के अधीनस्थ रहे। अकबर के राज्यारोहण के समय उससे कुछ पूर्व 1547 ईस्वी में भारमल ने पारिवारिक द्वंद्व का फायदा उठाकर राज्य को हस्तगत कर लिया। क्योंकि वह राज्य का अपहरण करता था, स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया हुई और अपने राज्य के छिन जाने के डर से वह दिल्ली के सम्राटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आतुर रहा। पहले उसने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों के समय में, बाद में हुमायूं के समय में केंद्रीय सत्ता का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। अंततः वह अकबर के समय में सफल हुआ। जब 1562 ईस्वी में अकबर अजमेर की तीर्थ यात्रा पर था, तब सांगानेर नामक स्थान पर उसने अकबर के सम्मान में उपस्थित हुआ। अजमेर से वापस लौटते समय सांभर में उसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करके
अकबर के साथ अपने पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों का सूत्रपात किया और अकबर की राजपूत नीति का प्रारंभ भी भारमल की अधीनता और उसकी पुत्री भारमली के साथ विवाह करके हुआ। भारमल के अधीनता स्वीकार करने के समय ही भगवान दास और मानसिंह दोनों मुगल सेवा में ले लिए गए। मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। स्वाभाविक रूप से 1562 में वह 12 वर्ष की उम्र का था। यह सहयोग जयपुर अथवा आमेर के इतिहास में चलता रहा और इसने आमेर को एक महत्वपूर्ण राज्य बना दिया। यह खास तौर से तब महत्वपूर्ण है जबकि राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन, शक्तिशाली और प्रतिष्ठित माना जाने वाला सिसोदिया राजवंश अकबर का प्रतिरोध करने के कारण पृष्ठभूमि में चला गया था और आमेर ने राजस्थान के सर्व प्रमुख राज्य का स्थान ले लिया था। अकबर का राज्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। 1556 में भारमल ने उसकी अधीनता स्वीकार की। 1562 में भारमल ने अधीनता स्वीकार की। 1574 में भारमल की मृत्यु हुई। 1574 में भारमल के पुत्र भगवान दास राजा बने। 1589 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। 1589 ईस्वी में मानसिंह राजा बने और 1614 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार मानसिंह से भी पहले सहयोग की एक परंपरा आमेर के राजवंश के द्वारा स्थापित कर दी गई थी। प्रारंभ में मानसिंह द्वारा किया जाने वाला सहयोग अपने पिता और अपने दादा के समय में किया गया सहयोग था। बाद में आमेर के शासक की हैसियत से सहयोग किया गया था। हमें यह याद रखना चाहिए कि अपनी अधीनता स्वीकार करने के साथ ही भारमल को 5000 का मनसबदार बना दिया गया था और भारमल अकबर के सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्तियों में शामिल हो गया था। जब कभी अकबर राजधानी से बाहर जाता तो राजधानी की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर भारमल को नियुक्त करके जाता था। सहयोग और विश्वास की यही परंपरा भगवान दास के समय में भी चलती रही, जबकि शासक बनते ही उसे अमीर उल उमरा की उपाधि के साथ 5000 का मनसबदार बनाया गया। भगवान दास भी पंजाब के सूबेदार और लाहौर के संयुक्त सूबेदार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहा। लाहौर की सूबेदारी करते हुए ही 1589 ईस्वी में भगवान दास की मृत्यु हुई। जैसा कि हमने देखा कि मानसिंह भारमल का पुत्र और भगवान दास का पुत्र था, इसलिए 12 साल की उम्र में अकबर के सानिध्य में आ गया। अकबर ने पहले उसे सैनिक और सेनापति के रूप में प्रशिक्षण दिया। तदुपरांत अपने अधीनस्थ दूसरे सेनापतियों के सानिध्य में और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र अभियानों की जिम्मेदारी दी जाने लगी। राजा मानसिंह के मुगल दरबार की गई सेवा को हम कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक वर्गीकरण का आधार यह हो सकता है कि प्रथम उसने राजकुमार के रूप में सेवा की अपने दादा के समय 1562 से 1574 तक, अपने पिता के समय 1574 से 1589 तक। फिर स्वयं राजा के रूप में सेवाएं की 1589 से 1605 ईस्वी तक अकबर के समय, 1605 से 1614 ईस्वी तक जहांगीर के समय। वर्गीकरण का दूसरा आधार मुगल सम्राटों को लेकर भी किया जा सकता है। प्रथम, राजा मानसिंह की वह सेवाएं जो उसने मुगल सम्राट अकबर के प्रति की थी। मानसिंह की वह सेवाएं जो उसने मुगल सम्राट
जहांगीर के प्रति की थी। इस लंबे दौर में राजा मानसिंह की मुगल मनसबदार के रूप में उपस्थिति को देखते हुए हमें उसके चढ़ाव को देखना होगा। दूसरा, हमें यह देखना होगा कि क्या इस सहयोग में कभी उतार भी आए, अगर वह आए तो किस कारण से आए। क्या जहांगीर के समय में भी मानसिंह उतना ही प्रभावशाली बना रहा जितना कि वह मुगल सम्राट अकबर के समय में था। आज के व्याख्यान में हम मानसिंह की राजकुमार के रूप में की गई मुगल सेवाओं का अध्ययन करेंगे, यानी 1562 से लगाकर 1589 ईस्वी तक का पीरियड हम कवर करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि उसे सैनिक और सेनापति के प्रशिक्षण दिए गए। बाद में अकबर ने उसे अपने सानिध्य में मुगल अभियानों पर ले जाना प्रारंभ किया। अनेक महत्वपूर्ण, या यह कहना चाहिए कि मुगल साम्राज्य के लगभग समस्त महत्वपूर्ण सैनिक गतिविधियों में एक सहयोगी सेनापति के रूप में वह जाता रहा। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय हुई थी। चित्तौड़ की विजय में वह चित्तौड़ के अभियान में वह अकबर के अधीन अपने पिता भगवान दास के साथ उपस्थित हुआ था। 1569 ईस्वी में रणथंभौर की विजय हुई थी। इसमें भी वह अकबर के अधीन अपने पिता भगवान दास के साथ उपस्थित था। अनेक मौकों पर मानसिंह ने कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया था, जिसके कारण वह अकबर के प्रधान व्यक्तियों की गिनती में शामिल होने जा रहा था। इसका एक उदाहरण रणथंभौर के घेरे में उसने उपस्थित किया, जबकि रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा प्रतिरोध कर रहे थे। उसने अकबर से अनुमति मांगी कि वह सुरजनहाड़ा के साथ परामर्श करके एक सुलह के रास्ते पर आने की कोशिश करेंगे। अकबर ने उसे अनुमति तो दी, साथ में यह भी कहा कि वह चौबोदार के रूप में उसके साथ जाएंगे। इस प्रकार मानसिंह और उसके साथ चौबदार के रूप में अकबर सुरजनहाड़ा के यहाँ उपस्थित हुए। मानसिंह ने संकेत दिया कि मुगल बादशाह अकबर स्वयं चौबदार के रूप में उसके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहा जाता है कि इस बात से प्रभावित होकर सुरजनहाड़ा ने प्रतिरोध का रास्ता छोड़ दिया और मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार राजस्थान के दो बड़े किलों चित्तौड़ और रणथंभौर के अभियानों में वह उपस्थित था। 1572 ईस्वी में अकबर के द्वारा गुजरात का अभियान किया गया। गुजरात की विजय के पश्चात वहां पर विद्रोह हुए। गुजरात को जीतने और तदुपरांत वहां पर हुए विद्रोह को दबाने में मानसिंह अपने पिता भगवान दास के साथ 1572 और 1573 के दो अभियानों में गुजरात भेजा गया और उसने वहां पर विद्रोह को दबाने में जो सफलता मुगल सेना को मिली, उसमें अपनी भागीदारी भी निभाई। गुजरात के अभियान को संपन्न करने के पश्चात उसे आदेश मिला कि वह डूंगरपुर को जीते, तो वह डूंगरपुर में 1573 में अभियान किया और डूंगरपुर को मुगल सम्राट की अधीनता में लाया। उसके पश्चात वह महाराणा प्रताप से मिला और महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1573 में जलाल खान के बाद दूसरे शांति दूत के रूप में उदयपुर में उपस्थित होने वाला मानसिंह ही था। इसी समय बंगाल और बिहार में विद्रोह हुए। अपने साम्राज्य के कुछ वर्षों में अकबर को अपने अफगान अथवा उज्बेक अमीरों की तरफ से एवं मिर्जा बंधुओं की तरफ से विद्रोह का सामना करना पड़ा था।
ये विद्रोह है, जैसा कि आपने देखा, गुजरात मालवा से उत्पन्न होकर बंगाल बिहार तक फैल गए थे। 1574 और 1575 ईस्वी में अकबर इन विद्रोहों को दबाने के लिए पूर्वी भारत में गया और मानसिंह को भी साथ लेकर गया, जहां पर मानसिंह ने महत्वपूर्ण सैनिक सेवाएं दी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अकबर के द्वारा की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सैनिक क्रियाविधियों में, सैनिक कार्यों में, सैनिक अभियानों में मानसिंह उपस्थित था। चाहे वह विजय के लिए किए गए सैनिक अभियान हो अथवा विद्रोहों को दबाने के लिए किए गए सैनिक अभियान हो। ये समस्त अभियान उसे अधीनस्थ सेनापति के रूप में किए गए थे। अब हम उसके द्वारा किए जाने वाले कुछ स्वतंत्र सैनिक अभियानों का उल्लेख करेंगे। जैसा कि आपने देखा, 1573 में सद्भावना मिशन लेकर वह राणा प्रताप के यहाँ उपस्थित हुआ था। सद्भावना मिशन असफल हो गया था और 1576 ईस्वी में मानसिंह को मेवाड़ अभियान करने का आदेश दिया गया। यह मानसिंह के द्वारा किया जाने वाला प्रथम स्वतंत्र अभियान था, जबकि इस अभियान का प्रधान सेनापति मानसिंह को नियुक्त किया गया था। आपत्ति यह की जाती है कि प्रतीकात्मक रूप में सलीम को इस अभियान का सेनापति बनाया गया था और मानसिंह को उसके अधीनस्थ रखा गया था, परंतु दूसरी राय के रूप में मानसिंह को ही इस अभियान का स्वतंत्र अधिपति बताया जाता है। आप जानते हैं कि जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मानसिंह अपने उद्देश्य यानी प्रताप को पकड़ने और अधीन करने में सफल नहीं हुआ। 1576-77 ईस्वी में वह मेवाड़ के अभियान में संलग्न रहा। उसके पश्चात उसे मालवा के खिंचीवाड़ा क्षेत्र का हाकिम बनाया गया। वहां पर विद्रोहात्मक गतिविधियां जन्म ले रही थी। मानसिंह ने सफलतापूर्वक इन विद्रोहों को दबाकर अकबर के उस विश्वास को पुनः प्राप्त कर लिया जो उसने 1576-77 के मेवाड़ के अभियानों में अकबर की मनोवांछित कार्य को न करने के कारण खोया था। इसी समय उत्तर पश्चिम सीमांत पर कुछ महत्वपूर्ण सैनिक विद्रोह हो रहे थे। ये सैनिक विद्रोह दो प्रकार के तत्वों की तरफ से हुए। प्रथम, अकबर के मिर्जा बंधुओं के द्वारा अकबर के सिंहासन को उखाड़ने के लिए प्रयत्न हुए। दूसरा, उत्तर पश्चिम सीमांत में रहने वाले कबीलाइयों के द्वारा विद्रोहात्मक गतिविधियां की गई। यहाँ पर उत्तर पश्चिम के कबीलाई विद्रोहों को दबाना अथवा मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाना आवश्यक था, क्योंकि अगर यह क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते तब मुगल साम्राज्य का संपर्क उनकी मातृभूमि से छूट जाता और अगर भारत में कुछ अनहोनी विद्रोहात्मक गतिविधियां होती जिनका कि सामना वह नहीं कर पाते, तो मुगल साम्राज्य को भारत में समाप्त कर दिया जाता। इसलिए इन विद्रोहात्मक गतिविधियों की गंभीरता को अकबर के द्वारा समझा गया। वह स्वयं उत्तर पश्चिम सीमांत पर गया और करीब 1/4 शताब्दी उसने वहां पर मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने और कबीलाइयों के विद्रोह को दबाने में खर्च की। अपने महत्वपूर्ण सेनापतियों को अकबर इस अभियान में लेकर गया था। मानसिंह को सियालकोट का हाकिम बनाया गया 1580 ईस्वी में, जहां पर उसने मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने और काबुल पर अधिकार करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया और उत्तर पश्चिम सीमांत के कबीलाइयों के विद्रोह का दमन करने में भी महत्वपूर्ण सफलताएं उसने प्राप्त की। उसके द्वारा की गई इन महत्वपूर्ण सैनिक सेवाओं के कारण मानसिंह को
काबुल का हाकिम बनाया गया। 1585 ईस्वी में उसे काबुल का हाकिम बनाया गया, जहां पर वह 1587 ईस्वी तक रहा और काबुल को मुगल साम्राज्य के अधीन रखने और कबीलाइयों के विद्रोहों का दमन करने में लगा रहा। इसी समय उसे बिहार का सूबेदार बनाने का प्रस्ताव अकबर ने रखा। माना जाता है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में कार्य करते हुए मानसिंह ने कुछ अधिक सख्तियां कर दी थी, जिसके कारण उसके प्रति कुछ नाराजगी मुगल खेमे में उत्पन्न हो गई थी। इसलिए 1587 ईस्वी में उसे बिहार प्रयाण करने का बिहार के सूबेदार के रूप में पदासीन करके आदेश दिया गया, जहां पर वह 1587 से 1594 तक सूबेदार बना रहा। 1587 से 1589 तक वह भगवान दास के पुत्र के रूप में युवराज ही था। 1589 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह आमेर का राजा बना। उसका प्रथम राज्यारोहण पटना में किया गया। तत्पश्चात विधि पूर्वक जयपुर में उसका राज्यारोहण संस्कार संपन्न हुआ। राज्यारोहण के पश्चात पुनः उसने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार रहते हुए उसने अफगानों के विद्रोहों को दबाने की कोशिश की और वहां के हिंदू राजाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस प्रकार स्वतंत्र अभियानों के रूप में उसने मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण अभियान किया। उत्तर पश्चिम सीमांत में कबायलियों को दबाने में और हाकिम मिर्जा बंधुओं के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण सहायता की और बिहार के सूबेदार का पद भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। यह राजकुमार के रूप में मानसिंह के द्वारा की गई सेवाएं थी। इसके पश्चात आने वाली सेवाएं पहले मुगल सम्राट अकबर के अधीन शासक के रूप में, उसके पश्चात मुगल सम्राट जहांगीर के अधीन शासक के रूप में हम देखेंगे। धन्यवाद।